वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं ऐसे राइटिंग इंग्लिश ग्रामर सेक्शन का। आज सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग आप बहुत छोटे थे तब से करते आ रहे हैं और कई लोग इसको बहुत ही ईजी वे में लेते हैं और इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी एक दूंगा जिससे आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि ऐसे राइटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और ऐसे राइटिंग हमारे लिए आगे जाके कितना फायदेमंद होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़, ऐसे राइटिंग को हम बहुत ही हल्के में लेते हैं और बहुत हमारा विचार इस तरीके का है ऐसे राइटिंग के बारे में कि हम बहुत सारे शब्द एक साथ इकट्ठे करके हम लिख डालें और जितना लंबा हम ऐसे लिखेंगे उतने ही मार्क्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आप देखते हैं कि कुछ थियोरम्स होती हैं और वो थियोरम्स परफेक्टली डिज़ाइन होती हैं और हम लोग 99.9% स्टूडेंट्स वो थियोरम्स को रटना पसंद करते हैं कि रट लिया, थियोरम प्रूव हुई नहीं हुई कोई लेना देना नहीं है, एंड में 3 डॉट्स लगा के हेंस प्रूव करके हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। पर ऐसे एक ऐसा फॉर्मेट है जो आप बहुत छोटे थे तब आप माय मदर पे ऐसे लिखते थे, माय फेवरेट पेट, मैं लाइफ में क्या बनना चाहूँगा, एक दिन का पीएम, बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी हैं और मन के जो घोड़े हैं वो दौड़ाए हैं और बहुत बड़ा मज़ा भी आता है लोगों को ऐसे लिखने के अंदर कि मन में जो इच्छा हो रही है वो पूरी वो कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एन्जॉयमेंट है, दैट इज़ ऑलराइट। पर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हम ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे को लिखना एक आर्ट है। आगे जाके जब आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में एंट्री के लिए भी वो ऐसे मांगते हैं। तो वो ऐसे इस प्रकार का होता है। जब फॉरेन स्टडीज़ के लिए मैं IELTS का ट्रेनिंग जब देता हूँ तो IELTS ट्रेनिंग के अंदर आप कंपलसरी खुद के बारे में कैसे लिखेंगे। लाइफ में पहली बार जब आप खुद के बारे में ऐसे लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसे लिखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे का फॉर्मेट आपके 12th स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर आएगा, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड में आ चुका है, तो आपको उसके बारे में परफेक्शन आना चाहिए बिकॉज वो आपको डायरेक्ट 6 to 8 मार्क्स तुरंत ला के देगा। और मैं बहुत बच्चों को ये बोलता भी हूँ कि जब आपका फ्रेश माइंड हो, व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम्स, और जब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो पहला क्वेश्चन है वो आप 100% ऐसे ही कीजिए। आपका दिमाग एकदम फ्रेश होता है और आप एक अपना टाइम स्केड्यूल सेट कीजिए कि विद इन ए स्पेन ऑफ 20 मिनट्स मैं इतने वर्ड्स का ऐसे लिखूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है, उसका फॉर्मेट मैं आपको समझाना चाहूँगा। आज तक फॉर्मेट के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। हम लेटर फॉर्मेट के बारे में चर्चा करते हैं, नोटिस राइटिंग के बारे में करते हैं, प्रेसी राइटिंग के बारे में करते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हम एडवर्टिजमेंट के बारे में करते हैं, ईमेल राइटिंग के बारे में चर्चा करते हैं, बट ऐसे के बारे में बहुत ही कम लोग चर्चा करते हैं। तो ऐसे को थोड़ा सा मैं डिस्क्लोज करूँगा आज, थोड़ा सा इसका डिसेक्शन करेंगे हम, उसके टुकड़े करके हम थोड़ा उसका बाहर से निकालेंगे और पता करेंगे ऐसे कितने टाइप के होते हैं, ऐसे कैसे लिखा जाता है और ऐसे कितना बेहतरीन हम लिख सकते हैं कम समय के अंदर, कितने वर्ड की लिमिट हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब फॉर्मेट हम इसके अंदर आज प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो ऐसे का फॉर्मेट है, जो ऐसे का टाइप है, उसे मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज नैरेटिव ऐसे। अब नरेशन, नैरेटिव बहुत आपने सुना होगा। हमारा इंडियन का सबसे फेमस एपिक पोम आपने नाम सुना होगा, महाभारत। सबने देखा भी है, पढ़ा भी, तो टेलीविजन पे भी आता है। रामायण है, महाभारत है, एपिक सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो है महाभारत। अब जो महाभारत है वो हिसाब से अगर आप गौर से देखो तो दैट इज ऑल्सो अ नैरेटिव। वो एक नरेशन है। कौन कर रहा है? संजय कर रहा है, ठीक है। संजय आप देखेंगे तो उसके अंदर वो मेन नरेटर है संजय, वो बता रहा है और पूछ रहे कौन है? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। तो पहला श्लोक है, मामा कहा मेरे बच्चे कहाँ हैं मुझे बताओ, तो वो बताते हैं उनको, उनके पास दिव्य दृष्टि है। अब वो पूरा जिस प्रकार का नरेशन है हम उसको नरेशन करते हैं, यानी कोई चीज़ आपसे पूछी जाए तो आप किस प्रकार बताएंगे, वो आपका बताने का जो फॉर्मेट है दैट इज नैरेटिव ऐसे, यानी कि टेलिंग अ स्टोरी। एक स्टोरी आपको बतानी है कि आप उस स्टोरी को अपना नजरिया, आपका नजरिया क्या है, पर्सपेक्टिव, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। अब वो 2 टाइप के भी हो सकते हैं। एक तो है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव जो मैंने देखा,
हिंदी में हम बोलते हैं आँख को देखी सांच, जो मैंने देखा वो सच है, मेरा अनुभव है, तो उसको हम बोलते हैं नैरेटिव ऐसे, यानी कि टेलिंग स्टोरी। मैं स्टोरी कर, अब वो थर्ड पर्सन नैरेटिव भी हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिस्क्लोज करूंगा बाद में कि कैसे हम थर्ड पर्सन नैरेटिव में भी जा सकते हैं। थर्ड पर्सन किसी और ने देखा, उसकी स्टोरी हमने सुनी, तो वो इंग्लिश के अंदर हमारे बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर थर्ड पर्सन नरेशन हुआ है। यानी आप किसी की बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किसी और के नज़रिए से। ऑटोबायोग्राफी जो खुद ने लिखी, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी आपने पढ़ी होगी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सच्चाई के साथ मेरे अनुभव, तो वो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। बाकी लोगों ने बहुत सारी बायोग्राफी भी आपने पढ़ी होगी, एन फ्रैंक की बायोग्राफी आपने पढ़ी होगी, उसकी जो डायरी थी उसमें से बहुत सारे एक्सर्प्ट्स लिए गए और उसको फॉर्मेट किया गया। वैसा का वैसा आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे, पेंटिंग अ पिक्चर। पेंटिंग अ पिक्चर का मतलब आपको पिक्चर पेंट नहीं करनी है, पर आप उसको इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कीजिए, इतनी भली प्रकार से उसका वर्णन उल्लेख इतना अच्छा होना चाहिए कि आगे वाले की नज़र में वो पूरा का पूरा समूचा जगत खड़ा हो जाए, फैंटेसी लैंड, सब कुछ खड़ा कर दो आप यहाँ पे, बता दो उसकी आंखों के सामने कि भैया आप देखो ये मैंने प्रोड्यूस करके आपको दिखा दिया, सिर्फ शब्दों से। शब्दों का ऐसा माया जाल क्रिएट किया जाए कि आगे वाला मंत्रमुग्ध होकर चकित हो जाए, तो दैट इज पेंटिंग अ पिक्चर। पिक्चर कैसे पेंट की जाती है, तो उसको बताने के लिए हमको डिस्क्रिप्टिव, अब डिस्क्रिप्टिव का सबसे एक खास चीज़ है, डिस्क्रिप्टिव ऐसी रेसिपी है जिसको बनाने के लिए मसाले बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। अब आप पिज़्ज़ा कभी खाते होंगे तो पिज़्ज़ा का जो नीचे का बेस है उसके ऊपर चीज़ें थोड़े वेजिटेबल्स हैं, बहुत मैंने इसको माइन्यूट कर दिया। अब जो असली स्वाद, कितना भी आप अच्छा यूएस का पिज़्ज़ा ले लो, भावनगर के अंदर तो बहुत सारे पिज़्ज़ा जॉइंट्स हैं, बहुत पिज़्ज़ा लोग खाते हैं, डोमिनोज का पिज़्ज़ा आप ले लो, बड़े से बड़ा पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा ले लो, पर आप एक चीज़ ज़रूर करोगे, सबके टेस्ट बड्स अलग हैं, तो उसके अंदर जो पेपरिका डालते हैं वो अपने लेवल पे डालेंगे, उसमें थोड़ी काली मिर्च डालेंगे, वो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जेस्ट। जेस्ट क्रिएट करना, उसका ZEST, इट्स अ वेरी नाइस वर्ड। तो जेस्ट क्रिएट करना हमारे ऊपर है, हम उसके अंदर कैसे जेस्ट क्रिएट करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर हम ऐसा जेस्ट क्रिएट करेंगे, इतने टाइप के मसाले बोलेंगे, उसके ऊपर इतना काली मिर्च थोड़ी डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा अमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा ऑरिगेनो डालेंगे, थोड़ा पेपरिका डालेंगे, तो उसका जो टेस्ट है वो बेहतरीन हो जाएगा। पर सबसे बड़ी चीज़, ओवरबोर्ड नहीं होना चाहिए, ओवरडोज नहीं होना चाहिए, वरना एसिडिटी हो जाती है। सेम इज द थिंग, तो इसके अंदर हम लोग ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वाइड डिस्क्रिप्शन करेंगे, वर्ड्स का अच्छा चुनाव करेंगे और परफेक्शन। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, पर उसकी एक ज़रूरत, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं फर्जियात चीज़ है डिस्क्रिप्टिव के लिए, आपके पास वोकेबुलरी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपकी वोकेबुलरी बेहतरीन होनी चाहिए। यू हैव टू बी एक्सटेंसिव रीडर, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, जो बहुत अच्छा पढ़ता है वो बहुत अच्छा लिखता है, ये बहुत ज़रूरी है। एक बुक ज़रूर पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, नॉवेल पढ़िए, जो भी मैगजीन पढ़िए इंग्लिश। एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव ऐसे, तो उसको हमको डिस्क्राइब करना पड़ता है, जेस्ट क्रिएट करनी पड़ती है, तो हम उसको अच्छे से अच्छा और बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, वोकेबुलरी स्किल्स। जितनी बेहतरीन वोकेबुलरी स्किल्स, उतने ही बेहतरीन आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, एक्सपोजिटरी ऐसे, EXPOSITARY, एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी का मतलब है जस्ट द फैक्ट्स। आप वहाँ मौजूद थे, आपने वो चीज़ देखी, आप उस फैक्ट को मानते हैं, आप उसको जानते हैं, उसके अंदर आपका पर्सनल कोई भी चीज़ अंदर आप नहीं डालोगे, अपना नैरेटिव नहीं होगा, जो देखा सुना, रिपोर्टेड स्पीच काइंड ऑफ थिंग, आपने वो चीज़ देखी। एक्सपोजिटरी का मतलब सिंपल है, फैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट चीज़। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतने परसेंटेज लोग उससे परेशान हैं, इतने परसेंट लोग वहाँ पे हैरान हैं, इतना ओजोन लेयर के अंदर प्रॉब्लम आ चुका है, इतने परसेंट लोग वहाँ पे उस चीज़ से विस्थापित होकर किसी और जगह पे जा चुके हैं। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का और परफेक्ट डेटा बेस्ड ओरिएंटेड काम ये होगा, दैट इज नोन एज एक्सपोजिटरी ऐसे। आगे हम एक और जो चीज़ है वो है, जो ऐसे टाइप का ऐसे, वो है परसुएसिव ऐसे। अब परसुएसिव ऐसे का मतलब क्या है कि हम किसी को परसुएड करते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत ही बेहतरीन यूज होता है।
परसुएसिव का मतलब है हम किसी को परसुएट करना, किसी चीज को मनाने के लिए हमारे खुद के पॉइंट समझेंगे, आगे वाले को समझाएंगे, नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीज निकालेंगे। हाँ ये है, प्रॉब्लम है, लॉकडाउन हो चुका है, लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत ही हैरान है, पैसे का पेमेंट का प्रॉब्लम हो पा रहा है, पब्लिक इतना अच्छा तरीके से जो लाइफस्टाइल है वो पूरी कोलैप्स हो चुकी है, लोग घर के अंदर नज़रबंद हैं, लोगों को डर है, हमारा इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम उसको झेल पाएं, अभी तक दवा नहीं आई, ये सब टेंशन वाले मामले हैं। पर अगर मैं आपको इसका एक विपरीत रूप दिखाऊं और उसके पीछे पड़ जाऊं और बोलूं कि भैया मुझे आप जो कन्विंस कीजिए, कन्विंस मी, मुझे आप समझाइए कि सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो क्या है, लॉकडाउन हुई उसके दौरान बेस्ट चीज़ क्या हुई, तो थोड़ा आप दिमाग लगाओगे और बहुत सोचोगे तो आपको पता चलेगा नहीं यार कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन हुई हैं। जैसे कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो नेचर है वो ऑल टुगेदर एब्सोल्यूट चेंज हो चुका है, और बहुत ही क्लीन वाटर, क्लीन गंगा आपने देखा होगा कि यमुना का कल मैंने एक वीडियो देखा, दैट वाज एब्सोल्युटली क्लीन। तो जो इंसान है वो नुकसान पहुंचा रहा है प्रकृति को, तो हम उसको इतना हैरान कर चुके थे, प्रकृति को, नेचर के ऊपर हमने इतना ज़्यादा जुल्म ढा दिया कि नेचर पूरा कोलैप्स होने के लेवल पे था। अभी आप देखोगे तो विद इन स्पैन ऑफ 2.5 months बहुत क्लीनलीनेस, एकदम प्योर हवा, सब पेड़ पौधे अपने हिसाब से, नेचर खुद को हील करता है, कहते हैं ना इंग्लिश में नेचर हील्स इटसेल्फ, खुद को ही वो सही कर लेता है, हमारी बॉडी भी वैसी ही है। तो ये एक पॉजिटिव जो चीज़ है, मैंने एक बहुत फोटोग्राफर्स को भी देखा कि जो अभी जो नेचुरल सीनरी ऑल ओवर द वर्ल्ड हो पाई है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो जो आदमी है उसका हस्तक्षेप प्रकृति में नहीं होने की वजह से वो और बेहतरीन हो चुकी है, वो अपने आप उसने खुद को हील कर दिया है, नए नए पेड़ पौधे, नदियाँ वगैरह सब क्लीन, एकदम मस्त हो गई, क्लीन गैंजेस करने का प्रोजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, गंगा पहली बार क्लीन हो चुकी है। तो वो हम ही उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, तो वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे परसुएसिव ऐसे के अंदर, किसी को समझाने के लिए कि मैं आपको परसुएड करूं कि मेरा पॉइंट वैलिड है, उसके अंदर हमको किसी भी तरीके साम दाम दंड भेद करके हमको उसको समझाना पड़ेगा। तो किसी को दाम से खरीदने की जरूरत नहीं है, समझाना ही काफी है हमारे लिए परसुएसिव ऐसे में, दंड भेद हमारे को नहीं करना है, जैसे सेइंग। तो ये टाइप ऑफ एसेज है हमारे पास। नैरेटिव ऐसे है जिसमें हम स्टोरी क्रिएट करते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव जिसके अंदर पेंटिंग का पिक्चर, डिस्क्रिप्शन बहुत ही बेहतरीन करते हैं। अगला है एक्सपोजिटरी जिसके अंदर प्योर फैक्ट्स होते हैं, जो है वो है, उसके बाद उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तीसरी परसुएसिव ऐसे के अंदर कन्विंसिंग पावर, जो एडवर्टाइजमेंट में करते हैं, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट के अंदर छोटी सी चीज को भी बहुत बड़ा बना देते हैं कि भाई आप ये पार्ले जी का पैकेट खाएंगे तो यू विल बी जस्ट लाइक अ टाइगर, टाइगर बिस्किट में आप टाइगर बन जाएंगे, शक्तिमान का वो हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो परसुएसिव चीजें हैं। तो परसुएसिव ऐसे, ये इसका एक फॉर्मेट है। अब आपको फॉर्मेट पता चल गया, अब मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दूंगा ऐसे का, कि ऐसे का फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या है। आप देखिए, ओके। As we had a little talk about the types of essay, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और हम उसका फॉर्मेट अब देख लेते हैं कि ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट कैसा है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स एक चीज़ भूल जाते हैं कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं या ऐसे के बारे में कुछ भी जब हमको दिया जाता है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में एक ही आती है, हमें बहुत सारे शब्द लिखने हैं, हमें बहुत कुछ लिख डालना है, हमें 5 पेज लिखने हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि सर मैंने तो 10 पेज लंबा लिखा, मैंने तो 8 पेज लिखे, मैंने तो 9 पेज लिखे, मैंने तो 6 पेज लिखे, मुझे इतने कम मार्क्स क्यों मिले। तो इसका बहुत ही बढ़िया है, मैं फ़नी एग्जाम्पल मैं बहुत बच्चों को देता भी हूँ और हमेशा देता हूँ, तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में रखिएगा तो आपको एकदम परफेक्ट आइडिया आ जाएगा। चलो मान लेते हैं कि मैं आपके लिए 56 भोग लेकर आया, एक थाली, हम किसी मैरिज में गए, चलो मान लेते हैं, बड़ी बढ़िया थाली सी, बढ़िया सी थाली, चांदी की थाली लाया। अब उस थाली के अंदर सबसे पहले मैंने आपके मनपसंद की सब चीज़ें ले आया हूँ। सबसे नीचे मैंने पूरियाँ गर्मा गर्म बिछा दी, पूरी बिछा दी, उसके ऊपर मैंने नान बिछा दी। अब उसके ऊपर मैंने थोड़े चावल, अच्छे तरीके से चावल बिछा दिए। अब उसके ऊपर मैंने कढ़ी, अच्छी तरह से कढ़ी बिछा दी। उसके ऊपर मैंने गुलाब जामुन बिछा दिए, उसके ऊपर मैंने रसगुल्ले बिछा दिए, उसके ऊपर पापड़ डाल दिया, उसके ऊपर दही डाल दिया, उसके ऊपर रसमलाई डाल दी, उसके ऊपर थोड़ी छाछ डाल दी। क्या आप खाएंगे उसे?
वुड यू लाइक टू ईट दैट? कभी नहीं। क्यों? आप तो वही खाने वाले थे, पेट में जाके सब मिक्स होने वाला था। तो ऐसे जो लिखे जा रहे हैं वो ऐसे ही लिख दो आप लोग, पूरा का पूरा मसाला कचरा सब। ओपनिंग कहाँ है, एंड कहाँ हो रहा है, कंक्लूजन कहाँ हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट कैसे हो रहा है, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। थाली ली, 6 पेज भर दिए, सबको एक साथ मिक्स किया, डाल दिया, नहीं। अब सेम टू सेम आप जाओ रसोई रेस्टोरेंट के अंदर, तो आपके पास थाली आ रही है, बेहतरीन थाली है, उसमें स्टार्टर आपको पता है। सबसे पहले मुझे स्टार्टर मिलेगा, थोड़ा सूप आपकी भूख को भड़का देगा। फिर आपका जो मेन कोर्स है वो आएगा, जो जनरल बॉडी है। उसके बाद उसका कंक्लूजन लास्ट के अंदर थोड़ी सौंफ भी आएगी, थोड़ा पान आपका मुंह साफ करने के लिए, चरपरा भी आइटम बीच में आएगा। तो आपको पता चलेगा यू हैड अ फुल मील, आपने इंजॉय किया, आपने खाना खाया है, पेट भर के खाना खाया, वो चरा नहीं हमने पेट खाना खाया है। तो सेम इज द थिंग विद ऐसे। आप वो थाली प्रेजेंट करोगे किसके सामने? जो आपका इन्विजिलेटर है, वो आपकी जो कॉपी चेक करेगा, वो वहां जाके चेक करेंगे, जो कॉपी चेक करते हैं, तो ही गेट टू नो आपको कितना पता है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो वो आपको वो थाली देख के समझ जाएंगे ये इस पर्सन को पता है कि मीठा कहाँ रखना है, नमक कहाँ रखना है, अचार कहाँ रखना है, पापड़ कहाँ रखना है। तो सेम चीज यहाँ पर ऐसे का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको क्लैरिटी करके बता रहा हूँ। तो आप देखिएगा और इसको नोट भी कीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, तो यू गेट टू द आइडिया हमेशा के लिए। देखिए, सबसे पहले हम ओपनिंग करेंगे, किसी भी बात की ओपनिंग करते हैं, हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं भूमिका बांधना। किसी चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा, अब किसी के घर आप जाते हैं पैसा मांगने के लिए, कुछ कुछ कभी ऐसा वक्त ना आए मांगना पड़े आपको, पर कोई हेल्प लेने के लिए भी आप किसी के घर पहुंचे, तो आप सबसे पहले कैसे हो, क्या चल रहा है, तबीयत कैसी है, घर में सब अच्छा है, और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, फिर चाय मंगवा लीजिए, थोड़ा बात करते हैं, ओपनिंग होती है। फिर उसके बाद आप थोड़ा अरे बड़ा मुसीबत में हूँ, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे? तो दोस्त हाँ जरूर करूँगा, क्या है। तो इस प्रकार की भूमिका हमको बांधना आना चाहिए। और कैसे हम बात करने का तरीका, आप सीधा घर पे पहुंचे, गेट के ऊपर से आप बोलो 5,000 रुपये दो भाई, बहुत ज़रूरत है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इट लुक्स रियली बैड। तो वैसी चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओपनिंग में। इट इज ऑफ्टन सेड, हम शुरुआत करते हैं, ऐसा कहा जाता है, मेनी पीपल क्लेम दैट, बहुत सारे लोग इस बात का दावा करते हैं, हमारे ओपनिंग को हम वहां से शुरू कर सकते हैं ना। मैंने ये बात सुनी है, बहुत लोग इस बात का क्लेम करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे आप आके देखेंगे, तो ओपनिंग स्टेटमेंट हमारा हो सकता है। सबसे पहले टाइटल बेहतरीन सोचना चाहिए, आपको ऐसे के टाइटल्स बेहतरीन आने चाहिए, कम से कम 2-3 ऑल्टरनेट टाइटल आपके दिमाग में होने ही चाहिए। टाइटल जितना बेहतरीन होगा, जितना आई कैचिंग होगा, जितना सुंदर होगा, उतना ही आपका ऐसे पढ़ने का उनका मन करेगा। बून या बेन इंग्लिश में बोलते हैं। बून का मतलब क्या है? आशीर्वाद। बेन का मतलब क्या है? अभिशाप। तो बून या बेन, डाउरी, बून या बेन, कुछ भी सो, डाउरी तो हर तरीके से बेन ही है, पर आप सोचो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हम एक बेहतरीन टाइटल कैसे क्रिएट करें। उसके बाद आप ओपनिंग कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, क्या करते हैं, ये हमारा ओपनिंग क्या है कि शुरुआती हमारा जो सूप बोलते हैं, जो हमारी बुक को भड़काता है, तो आपको आगे वाले को रीड करने का मन करेगा, आगे वो एक्सट्रैक्ट करेगा उसको। आगे हम बढ़ते हैं इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट। इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट में हम अपनी बात को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरीके से हम शुरू करेंगे कि भाई मेरी बात ये है कि जो मारुति कार्स हैं वो सबसे बेहतरीन कार है इंडिया के हिसाब से। इंडिया का जो रोड सिस्टम है उसके हिसाब से मारुति कार यहाँ के बेहतरीन है। ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस पॉइंट पे जाऊंगा। सबसे पहला जो हथौड़ा है वो मैं खुद मारूंगा, इसलिए हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट। उसके बाद हम आएंगे प्रेजेंटिंग आइडियाज एंड गिविंग एग्जांपल। अब आप लोगों को आइडियाज देंगे, प्रेजेंट करेंगे खुद को कि भाई ये सब अलग अलग होना चाहिए, इनके अंदर स्पेसिंग होनी चाहिए, ये अलग अलग पैराग्राफ में होना चाहिए, सब मसाला एक साथ नहीं इकट्ठा करना है। आप जाएंगे प्रेजेंटिंग आइडियाज एंड गिविंग एग्जांपल्स। यहाँ पे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। आप कई बार देखते हैं, आप बहुत सारे 99% डॉक्टर्स ने अप्रूव किया है कि इस टूथपेस्ट के अंदर ये वाला काला नमक है। तो ये अब कौन से एक्सपर्ट्स हैं वो हम तो उनको जानते नहीं है, पर हम बिलीव करते हैं कि एक्सपर्ट्स कोई है जरूर जो इस बात को प्रूव करता है। अभी तो हम WHO की तरफ देखते हैं कि भाई ये हमको अप्रूव करेंगे, या कोई चीज़ को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दूध का भी आप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो, लैक्टोमीटर होता है तो आपको पता चल जाएगा ये इसकी प्योरिटी को अप्रूव करता है। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या सलाह देते हैं, तो वो आप अपना पॉइंट को आगे प्रूव करेंगे। देखो मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है, एन आई फॉर एन आई विल मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। तो उसके नीचे महात्मा गांधी जब लिखा हुआ था तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। आपको पता चलता नहीं है तो बेहतरीन बात है, महात्मा गांधी ने ये बात कही है, एक्सपर्ट वो
सच है, अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी महात्मा गांधी थे, ही इज एब्सोल्युटली राइट। तो वो हमारी बात को क्या कहते हैं गुजराती में, टेका मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो हमारी बात को ज्यादा हम सपोर्ट करेंगे। अगला है एक्सप्रेसिंग रिजल्ट्स एंड रीजन। अब हम अपने रिजल्ट भी बताएंगे, जो हमने बात की तो उसके रिजल्ट क्या है, जैसे किसी भी बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या हो रहा है, लोगों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो चीजें हम इसके बारे में बताएंगे। तो उसके लिए शुरुआत क्या कर सकते हैं, एज अ रिजल्ट ये चीज हो रही है, इस वजह से, जैसे लॉकडाउन हो रहा है, इस वजह से प्रकृति सुंदर हो चुकी है, इस वजह देयरफॉर देखो प्रूव हो चुका है, आप जाओ ऋषिकेश जाओ, आप मनाली जाओ, आप उत्तराखंड जाओ, तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। वहां पे एकदम बहुत ही बेहतरीन वातावरण हो चुका है, देयरफॉर प्रूवन फैक्ट है, आप गूगल जाओ सर्च करो तो देयरफॉर वहां पे आप प्रूव कर सकते हो, अपने पॉइंट को प्रूव और ज्यादा मजबूती दे सकते हो। आगे हम जाते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप जो बोल रहे हो वही परम सत्य है, ठीक है। महाभारत के बारे में भी बहुत लोगों ने बात की है, महाभारत आपने देखा होगा, तो अब युधिष्ठिर का भी आप देखो, उरुभंगम है, उरुभंगम में उसने युधिष्ठिर दुर्योधन, तो दुर्योधन के हिसाब से आपको पता चलेगा उरुभंगम दुर्योधन के नजरिए से है, उरुभंगम यानी कि उसकी जो जंगा है उसे किस प्रकार थोड़ा, ये लिटरेचर के अंदर, तो वो उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उसको हम कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज कहते हैं। तो आप आगे वाला जो आपका नेगेटिव पॉइंट है उसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं कि इसको भी हम आपस में कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज दोनों को इकट्ठा करके, यानी दोनों को समान मौका मिले। डिबेट में क्या होता है, आगे वाला आदमी आपके सामने खड़ा होता है, आप उसके सामने खड़े होते हो, दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हो, ठीक है, तो पॉइंट आप एकदम प्रूव कर सकते हो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, पर हमको उसको एक कहते हैं ना वर्चुअल वर्ल्ड जैसा खड़ा करना पड़ेगा उसको, और आमने सामने हमको उसकी बात क्लियर करनी पड़ेगी। कौन सी बात क्लियर करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया। ऑल्दो डिस्पाइट द फैक्ट, ये है बात सही है आपकी, पर मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, आगे वाले की बात भी सुननी, डिस्पाइट द फैक्ट मतलब ये भी है कि भाई इतना अच्छा भी नहीं हुआ, नुकसान भी हो रहा है, पर थोड़ा बहुत तो फायदा है, अपना पॉइंट आगे वाले को समझा के प्रूव करने का। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंक्लूडिंग, खत्म करना, किसी बात को समाप्त करना, ठीक है, इति शुभम, अच्छा खत्म होना चाहिए, समझे ना। उसके लिए बात करते हैं टू सम अप इन कंक्लूजन, लास्ट में आप ये पॉइंट यूज करते हो। ये जो आप देखेंगे जो ब्लू में लिखा है वो वहां से आप उस पैराग्राफ की शुरुआत कर सकते हो, वो परफेक्ट है, तो आपको आइडिया भी दिमाग में रहेगा, ये सब नहीं लिखना है, वो वहां से आपकी शुरुआत होगी, तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट, आपको पता चलेगा बेहतरीन राइटर है। यहाँ से आप पहुंचे टू सम अप इन कंक्लूजन, सबसे लास्ट में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ओपिनियन देना बहुत जरूरी है, हिंदुस्तान एकदम आज़ाद है, बहुत लोग जिनका ओपिनियन नहीं मांगा जाता वो भी ओपिनियन देते हैं, तो हमें तो ओपिनियन देने का पूरा हक है, हम दे रहे हैं हमारा ओपिनियन। इन माय ओपिनियन, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मैं इससे ताल्लुक रखता हूं, जहां तक मेरा सवाल है, हम बात की एंड वहां से करेंगे। हमने शुरुआत कहां से की थी कि बहुत लोग इस बात का दावा करते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, और हम खत्म कहां से कर रहे हैं कि जहां तक मेरा ताल्लुक है, जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस बात से राब्ता रखता हूं, मैं इस बात को पहचानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं, या फिर मैं इस बात को डिनाई करता हूं, जो भी आपका पॉइंट है। इस प्रकार से हम ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट अगर हम यूज करें तो हम बेहतरीन ऐसे लिख सकते हैं। इसमें पेजेस का कोई फॉर्मेट ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आप 2 से 2.5 पेजेस जो गुजरात बोर्ड की जो स्टैंडर्ड कॉपी है उसमें आप आराम से बहुत ही अच्छा कर सकते हो। उसकी आउटलाइन सुंदरता के पे ज्यादा ध्यान न देकर उसके अंदर जो कंटेंट है, मेन बॉडी है, उस पर आप ध्यान देंगे तो यू आर गोइंग टू अर्न मार्क्स एब्सोल्युटली क्लियरली, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको, बढ़िया से बढ़िया 8 में से 7.5, 6, 6.5 कहीं नहीं गए, बेस्ड ऑन योर कंटेंट एज वेल एज योर राइटिंग स्टाइल्स, ठीक है। तो आज हम कंक्लूड करते हैं, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उससे मैं कंक्लूड करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और ज्यादा टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इफ यू हैव गॉट एनी काइंड ऑफ सजेशंस रिलेटिंग टू द वीडियो, आप बिल्कुल मुझे पोस्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं एज सुन एज पॉसिबल पब्लिश करूंगा, तो हम इस बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। और इससे रिलेशन में मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहता हूं, तो जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दैट। और मेरी बात में कहीं पर आपको ऐसा लगा हो कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई है, तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हम इस बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट वर्चुअल वर्ल्ड नाउ। नंबर सेकेंड, मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं, तो होमवर्क ये है कि आप एक ऐसे लिखेंगे अपने हिसाब से, और उस ऐसे का नाम होना चाहिए, मैं आप उसका टाइटल आपको दे देता हूं, आप बोलो तो मैं लिख के भी बताऊंगा। वो टाइटल ये है कि माय वर्ल्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन, सिंपल, माय वर्ल्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन, मेरी दुनिया लॉकडाउन के दौरान।
एज अ स्टूडेंट आपको फर्स्ट पर्सन नैरेटिव ही लिखना है, जो हमने पहला फॉर्मेट बताया था स्टोरी, ठीक है। अब जो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं वो डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं, इसमें सभी फॉर्मेट आ गए। परसुएसिव वाले वो परसुएट भी कर सकते हैं कि साहब ऐसा है वैसा है, नहीं है। तो जो 4 टाइप के मैंने आपको फॉर्मेट बताए थे, उनमें से जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग्स के अंदर आप चाहो तो बहुत ही अच्छा लिख सकते हो, और वो आप मुझे सेंड कर सकते हो। उसका एक स्क्रीनशॉट मार के फोटो आप लिखो कहीं पर, अच्छा सा कैम स्कैनर से आप करो तो दैट वुड बी रियली नाइस, एकदम क्लीन आएगा। और उसके अलावा जो भी आप पीडीएफ में भेजो तो भी चलेगा, वर्ड डॉक्यूमेंट चलेगा, किसी भी टाइप का। तो मैं देखना चाहूँगा कि हमारे बच्चे कितने सजग हैं और कितना अच्छा वो करना चाहते हैं। इफ़ कोई प्रॉब्लम हो किसी को भी किसी रिलेशन में, तो माय नंबर विल बी, बहुत ही सून वो पब्लिश हो जाएगा। तो आज के लिए कंक्लूड करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था दैट इज एसे राइटिंग। सो एंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए, और बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।